हेलो एवरीवन, आई एम ममता। अभी तक हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आपने पिछली वीडियोस में जाके देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं और बहुत अच्छे से समझ भी चुके हैं। तो टेंस के बारे में हमारी समझ अच्छी हो गई है। अब अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा या प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये चीज़ और भी आसान हो जाएगी आपके लिए भी। तो टेंस को प्रैक्टिस करते रहिए, उसमें जो चीज़ें मुश्किल लगती हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगती है, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, उनका थोड़ा ज़्यादा अभ्यास करते रहिए। हम बढ़ते हैं आगे इंग्लिश ग्रामर के दूसरे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। ठीक है, वर्ब यानी कि जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, क्रिया बोला जाता है। तो थोड़ा बहुत इससे समझ में आ रहा होगा कि अगर हिंदी में इसको क्रिया बोला जाता है या वर्ब जिसने थोड़ा सा पहले पढ़ा होगा तो उसको कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा, या फिर हमने टेंस वाले टॉपिक में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में, थोड़ा ब्रीफ में किया था डिस्कस कि वर्ब क्या होता है। वहां पे हमने बताया था 2 टाइप की वर्ब होती है, उन 2 टाइप की वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। आज हम वर्ब को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, वर्ब यानी कि जिसको क्या बोला जाता है हिंदी में, क्रिया बोला जाता है। इसका मतलब वर्ब क्या होगा हमारा, डूइंग वर्ड, यानी कि जिस वर्ड में दिख रहा है कि क्या कुछ ना कुछ काम हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डूइंग वर्ड, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है एक्शन वर्ड। ठीक है, या तो डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड। जिस भी सेंटेंस में जिस भी वर्ड में ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है, खाना खाना, स्टडी करना, खाना खाना, खेलना कूदना, डांस करना, जो भी हो रहा है, तो जो भी डूइंग वर्ड होगा या जो भी एक्शन वर्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब जहाँ पे काम का होना दिखाई दे रहा है जिस शब्द में। ठीक है, तो डूइंग वर्ड या फिर एक्शन वर्ड भी हम वर्ब को बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिस वर्ड में क्या कुछ काम का होना दिख रहा है, ठीक है, या फिर कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ब बोलते हैं। अब वर्ब हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि 2 टाइप की होती है, आज भी देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, ज्यादा नहीं। एक मैंने बताया था क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है एक, और दूसरी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने टेंस के चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा था। हेल्पिंग वर्ब, या फिर इसको क्या बोल रहे थे एक और नाम से, इसका एक और नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों एक ही है। ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है हेल्पिंग, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प करती है, मेन वर्ब की हेल्प करती है। थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में, आज थोड़ा इससे आगे पढ़ेंगे क्योंकि हम वर्ब को अच्छे से समझेंगे, तो उसमें हमें ये थोड़ा जानना जरूरी है कि ये 2 चीजें होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब इसके आगे और क्या कहानी है और क्या चीजें होती हैं वो आज देखते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो ये बताई थी मैंने, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, और कभी कभी क्या होता है S और ES फॉर्म। ठीक है, ये कभी कभी किसी किसी बुक में दिया होगा, कई जगह पे नहीं भी दिया होगा। कई जगह पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING को वर्ब की ING फॉर्म भी बोला जाता है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। तो मेन वर्ब की कहानी तो इतनी है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़नी है, सेकंड फॉर्म पढ़नी है, थर्ड फॉर्म पढ़नी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, और वर्ब की S प्लस ES फॉर्म, यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमने देखा था। तो मेन वर्ब तो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। हम थोड़ा हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इतनी नहीं है, इसके बाद भी इसकी और कैटेगरी हो जाती है। अब वो कैटेगरी क्यों हो रही है, अब हेल्पिंग वर्ब की फिर से 2 कैटेगरी हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब तो पहले से है, ठीक है, वो पहले से वर्ब की किस कैटेगरी में है, हेल्पिंग वर्ब वाली कैटेगरी में है, जहां उसके साथ मेन वर्ब भी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इसकी 2 कैटेगरी हो जाती है। अब ये दो कैटेगरी क्यों होती है, एक तो होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, पहली कैटेगरी को बोला जाता है क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरी कैटेगरी को बोला जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी
वर्ब, ठीक है। दूसरी वाली कैटेगरी को क्या बोला जाता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। पहली वाली को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी वाली को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऐसा क्यों है कि पहले से तो ये एक थी ऑक्सिलरी वर्ब थी और आगे जाकर इनकी कैटेगरी हो गई या फिर ये अलग अलग हो गई? तो वो इसलिए होता है, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है ये क्या होता है, ये कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होती है, ये कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होंगी। जबकि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, मैंने बताया था कुछ कुछ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्ट एज मेन वर्ब, ठीक है। यानी कि कभी कभी क्या कर लेती है, मेन वर्ब की तरह भी एक्ट कर लेती है, उसकी तरह भी यूज हो जाती है। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि हमारी समझ अच्छी हो जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे एग्जाम्पल, ठीक है। 3 है हमारे पास ऐसी, बी, डू एंड हैव। अब आप जैसे जैसे इंग्लिश में ग्रामर पढ़ेंगे अच्छे से या फिर थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा पहले से, तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि डू, बी और हैव जो है वो कभी कभी क्या मेन वर्ब की तरह भी यूज होती हैं। तो इसलिए इसको ऐसे याद रखना है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये कौन सी वर्ब है फिर? बी, डू, हैव अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है तो ये होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर जिसको हम मॉडल्स भी बोलते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो वर्ब आती हैं वो आती हैं, उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, और देखते हैं ये कौन सी वर्ब है। फर्स्ट है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, और भी हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड। तो वो सारे के सारे हम कहाँ पढ़ेंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर। तो हमने यही वाला जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हम बाद में देखेंगे। जो बी, डू, हैव है ये कैसे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है और कैसे इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर रहे हैं, यानी कि दोनों जगह यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब में भी और मेन वर्ब में भी। ये हम बाद में देखेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे, आज से इस टॉपिक की शुरुआत होगी, जो हमारा टॉपिक आ जाता है क्या, मॉडल्स का, या फिर जिनको क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इतना समझ में आ गया होगा कि वर्ब का मतलब डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड होता है। वर्ब 2 टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मेन वर्ब की ये सारी फॉर्म्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। और अगेन जो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी फिर से 2 कैटेगरी हो जाती है, और दोनों कैटेगरी में पहली आ जाती है मॉडल्स और दूसरा आ जाता है हमारा क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। या फिर मॉडल्स को क्या बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी क्यों लगा है? क्योंकि ये अपने आप में इसका नाम ही क्या है, ऑक्सिलरी है, ठीक है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? ये 3 बी, डू और हैव, जो कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी यूज होती हैं। तो इनका ध्यान रखना है, कभी ये मेन वर्ब की तरह यूज होगी और कभी ये क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगी। अब इंग्लिश क्योंकि अपने आप में इतने सारे रूल्स और एक्सेप्शंस के साथ है ये लैंग्वेज, इसलिए इनका स्टडी करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। और हम शुरुआत करेंगे किससे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। तो आज शुरुआत करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। कुछ वर्ब आज पढ़ लेते हैं और वर्ब के टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया होगा। ये वर्ब वाला हमने आज से शुरू कर दिया है और हमें इतना समझ में आ गया है कि हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब की फिर से 2 कैटेगरी हो जाती है, मॉडल्स और दूसरा होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो इतना समझ में आ गया है। आज हम पहले से पढ़ लेते, पहली वाली वर्ब पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वाली हम पढ़ लेते हैं कैन, और इसके साथ में पढ़ेंगे हम क्या, दिस वन इज ए, ठीक है। और इसके साथ में क्या पढ़ेंगे हम, कुड। अब कैन और कुड को साथ में क्यों पढ़ रहे हैं ये भी जानेंगे, अभी अभी समझ में आ जाएगा कि कैन और कुड को हम साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कैन का मतलब क्या होता है और कुड का मतलब क्या होता है, और हम इन दोनों को साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, इनको साथ में पढ़ने का रीजन भी हो सकता है। तो कैन का मतलब होता है पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी, ठीक है। कुल मिला के हमारी क्या क्षमता है, हम क्या योग्यता रखते हैं, क्या काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो क्या दिखाता है, हमारा
कैन दिखाता है, यानी कि कैन का मतलब क्या हो गया, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। अब कुड का मतलब क्या होता है, कुड का मतलब होता है पास्ट पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, पास्ट की पावर, पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कैपेसिटी, यानी कि वो समय जा चुका है, हम उस समय के पावर की बात कर रहे हैं, उस समय की क्षमता की बात कर रहे हैं कि हम उस वक्त क्या कर सकते थे, तो वो तो हो गया कुड। और अगर सिंपल पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात आएगी तो वहां पे क्या आ जाएगा, हमारा कैन आ जाएगा। ठीक है, कैन और कुड में ये समझ लिया होगा। अब इन दोनों में अगर ये कहीं ना कहीं अगर सिमिलैरिटी है, ये समानता है, तो अंतर भी है कि ये पास्ट की बात कर रहा है और ये पास्ट की बात नहीं कर रहा है। कैन में पास्ट की बात नहीं हो रही है, कुड में जबकि क्या हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो ये तो आगे समझ में कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी होती है, और ये पास्ट की पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी होती है कि क्या क्षमता हम रखते हैं, क्या योग्यता है, क्या काम हम कर सकते हैं। तो कैन बताता है क्षमता के बारे में, योग्यता के बारे में। कुड भी वही बता रहा है, लेकिन किस समय का, बीते हुए समय का, यानी कि पास्ट का। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैन को। She can speak English. She can speak इंग्लिश। ठीक है, वह इंग्लिश बोल सकती है। तो कैन क्या दिखा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी एबिलिटी को दिखा रहा है कि उसकी क्या योग्यता है, उसकी क्या क्षमता है, वो इंग्लिश बोल सकती है, नहीं बोल सकती है। तो यहाँ पे आ गया, कैन आ गया। अब कुड को देख लेते हैं कि ये पास्ट टेंस के हिसाब से पास्ट टाइम में क्या दिखाता है। तो कुड में भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। कुड का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ये हो गया कैन का और कुड का हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई, सपोज करो आप किसी को बता रहे हो कि मैं कल नहीं आ पाया। ठीक है, आई कुड नॉट कम yesterday, कल नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था मैंने, पास्ट का होना चाहिए जो भी हमारी पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी थी। यानी कि हम जा सकते थे लेकिन हम नहीं जा पाए, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा कुड आ जाएगा। ये भी वही एबिलिटी दिखा रहा है, वही क्षमता दिखा रहा है कि हम जा सकते थे लेकिन नहीं जा पाए। और क्योंकि यस्टरडे है, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट है। ठीक है, तो कुड का मतलब समझ में आ गया होगा, कैन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो पहला तो रूल ये है, या फिर पहला पॉइंट ये आता है कि कैन क्या दिखाता है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को, और कुड क्या दिखाता है, पास्ट की पावर, पास्ट की एबिलिटी और पास्ट की कैपेसिटी को। ये तो हो गया पहला रूल। अब दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा समझ लेते हैं, पहला वाला समझ में आ गया होगा कि ये पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और पास्ट में क्या डिफरेंस है। अब दूसरा वाला पॉइंट नोट कर लेते हैं। दूसरा है, कैन जो होता है, जब भी फ्रेंडली, जब भी रिक्वेस्ट की बात आती है, आपने देखा होगा कैन और कुड कहाँ पे भी यूज होता है, जब भी रिक्वेस्ट की बात आती है। ठीक है, रिक्वेस्ट करनी होती है हमें किसी से, और कैन होता है कहाँ पे, फ्रेंडली रिक्वेस्ट में। और जब कुड होता है तो वो कहाँ पे होता है, हमारा फॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये फ्रेंडली क्या है और फॉर्मल क्या है। फ्रेंडली का मतलब आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, किसी क्लासमेट से बात कर रहे हैं, आप अपने घर में किसी और से बात कर रहे हैं, नेबर से, अपने पड़ोसी से बात कर रहे हैं। अगर आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। लेकिन जब आप अपने फॉर्मल सेटिंग में, यानी कि स्कूल हो सकता है, स्कूल के टीचर से, प्रिंसिपल से, या ऑफिस में किसी से, या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी और से बात करनी हो, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। कुड होता है फॉर्मल यानी कि औपचारिक रिक्वेस्ट के लिए, और ये हो गया अनौपचारिक, यानी कि जहाँ पे अपने, जैसे अपने दोस्तों से, अपने घर में अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, तो वहां पे किसका यूज होगा, कैन का। अब फ्रेंडली रिक्वेस्ट कैसे आएगी, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। एक एग्जाम्पल से हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कैन आई, सपोज करो मैं अपने किसी दोस्त से बुक मांग रही हूँ, कैन आई टेक योर बुक।
ठीक है, तो इसमें दिख रहा है कि जो ये कैन है, जो भी मैं बुक ले रही हूँ, जिससे भी ले रही हूँ बुक, वो यानी कि मेरा क्या हो सकता है, मेरे घर में कोई हो सकता है, ठीक है, मेरा दोस्त हो सकता है, नेबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे क्या आ गया, क्योंकि वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, तो जब भी फ्रेंडली रिक्वेस्ट की बात आएगी तो क्या यूज होगा, कैन यूज होगा। अब फॉर्मल रिक्वेस्ट के एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। कुड आई have a word with Mr. President. Could I have a word with Mr. President? क्या मैं मिस्टर प्रेसिडेंट से बात कर सकता हूँ? वो प्रेसिडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है। तो वहां पे क्या आएगा, हमेशा कुड आएगा, क्योंकि आप किसी संस्था के प्रेसिडेंट से, उसके अध्यक्ष से बात करने जा रहे हैं। तो वहां पे क्या आएगा, वो क्या हो गई, हमारी फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई। तो इतना समझ में आ गया होगा कि जब हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं तो कैन किस में यूज हो रहा है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट में, यानी कि अनौपचारिक, जहाँ पे हमारे दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। लेकिन जब कुड की बात आती है तो वो कहाँ पे, आपके ऑफिस में, स्कूल में हो सकता है, टीचर से, प्रिंसिपल से, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन वाले इंसान से आप बात करना चाहते हो, कुछ और रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे क्या आएगा, हमारा कुड आएगा। ठीक है, ये दो चीजें तो समझ आ गई होंगी, ये दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और रिक्वेस्ट की बात। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, उसको भी समझ लेते हैं, फिर कैन और कुड का हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि मैंने बताया कि कैन और कुड किस में यूज हो रहा है, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी में, और एक पास्ट की पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी में। तो जब भी सेंटेंस ऐसा हो, एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई cannot be able to come tomorrow. I cannot be able to come tomorrow. सपोज करो ये सेंटेंस लिखा है, ठीक है। अब हमने क्या बता दिया कि कैन किस में यूज हो रहा है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी में। अब हम बात कर रहे हैं कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगी। अब हमने क्या कर दिया, कैन भी यूज कर दिया, एबल टू भी यूज कर दिया। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत हुआ, या तो कैन आना था, क्योंकि कैन भी क्या दिखा रहा है, एबिलिटी दिखा रहा है, हमारी करने की क्षमता को दिखा रहा है। हमने कैन भी यूज कर लिया और एबल टू भी यूज कर लिया। तो इन दोनों को ऐसे यूज नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के सेंटेंस को क्या बोला जाता है, जहां पे जरूरत से ज्यादा हो, इस तरह के सेंटेंस को बोला जाता है सुपर। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, सुपरफ्लस सेंटेंस। ठीक है, तो सुपरफ्लस सेंटेंस जहां पे भी आएंगे, वहां पे मतलब क्या है कि जरूरत से ज्यादा चीजें ले ली गई है, यानी कि हमने कैन भी ले लिया है और हमने एबल टू भी ले लिया है। या तो हम कैन के साथ इस सेंटेंस को सही बना सकते थे, या फिर एबल टू के साथ इस सेंटेंस को सही बना सकते थे। अगर हम हिंदी में इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं कल नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। अब मैंने एबल टू भी ले लिया, क्योंकि मैंने बोला कि एबिलिटी किस में होता है, कैन में यूज होता है। अब कैन भी ले लिया, तो इसका मतलब अब अगर मैं इस सेंटेंस को सही करना चाहूँ इंग्लिश में, तो मुझे इस तरह से लिखना होगा, आई कैन नॉट कम टुमारो। ठीक है, मैं कल नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, पहला तो ये हो गया, ये सेंटेंस भी क्या हो गया, सही हो गया। अब एबल टू के साथ सही करके देखते हैं, या तो आप कैन का यूज कर सकते थे या एबल टू का यूज कर सकते थे, या तो इसको कैन के साथ यूज कर सकते थे। अब कैन का यूज कर लिया, इस तरह से ये सेंटेंस सही हो गया। एबल टू का यूज कर लेते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऐसे भी सही हो जाएगा। ठीक है, या तो कैन का यूज कर लिया या फिर एबल टू का यूज कर लिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या सुपरफ्लश नहीं किया है कुछ भी, या तो कैन का यूज किया है, जितनी जरूरत थी उतना ही यूज किया, या तो कैन का यूज किया या फिर एबल टू का यूज किया। तो इस तरह से सेंटेंस क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो जब भी कैन और कुड हो, क्योंकि इनका मतलब भी क्या है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, पास पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो कैन कुड कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, कैन एंड कुड कभी भी किसके साथ नहीं आ सकते हैं, एबल टू। कैन एंड कुड एंड
एबल टू, कैन एंड कुड प्लस एबल टू। जब भी सेंटेंस में ऐसा हो तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि कैन, कुड और एबल टू एक साथ नहीं आ सकते हैं। या तो कैन आएगा या एबल टू आएगा, या तो कुड आएगा या एबल टू आएगा, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है, एबिलिटी है। इसका मतलब भी क्या है, एबिलिटी है। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। कैन और कुड का हमने यूज देखा कि ये होता है, इसका मतलब पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, इसका मतलब पास्ट की पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमने इसका एग्जाम्पल देखा और इसका भी एग्जाम्पल देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैन को किसमें, फ्रेंडली रिक्वेस्ट में यूज करते हैं, जबकि कुड को फॉर्मल रिक्वेस्ट में यूज करते हैं। फिर हमने तीसरा वाला जो पॉइंट पढ़ा, वो तीसरा वाला क्या पढ़ा कि जब भी कैन और एबल टू या कुड और एबल टू साथ में हो तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, हमारा सुपर फ्लश हो जाता है। सुपर फ्लश का मतलब क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा। सुपर फ्लश का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। हमें तो यहाँ पे या तो कैन की जरूरत थी या एबल टू की जरूरत थी, इसलिए ये सेंटेंस गलत हुआ। और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये दोनों सेंटेंस क्या हो जाते हैं, हमारे सही हो जाते हैं। तो ये तो था कैन और कुड का यूज, जो कि हमने पढ़ा किस में था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में था। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।